हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। और इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के श्रृंखला में, कड़ी में, मैं आज आप लोगों के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। आज हम इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और आशा करता हूं कि जो पिछला वीडियो मेरा रहा इससे संबंधित एक्टिव और पैसिव वॉइस से आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और यदि कोई परेशानी होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं आपकी परेशानी को समझ सकूं और उस बिंदु पर भी वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं इस कड़ी में। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो आपको सबसे पहले बता दें कि टेंस में मैंने क्या किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाया है, उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सिखाया। पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं आप लोग जाकर के मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हो। वैसे भी जब मेरा जो है प्लेलिस्ट खोलेंगे वीडियोस वाले तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने टेंस से संबंधित सारे वीडियो बना करके अपलोड किए हैं और आप लोग अपने टेंस से तमाम जो है परेशानियों को उसके माध्यम से जो है दूर कर सकते हैं। फिलहाल टेंस में मैंने आपको केवल एक्टिव वॉइस पढ़ाया था टेंस के माध्यम से। आज मैं एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ा रहा हूं टेंस के माध्यम से। तो आपको सबसे पहले बता दें शुरू करने से पहले कि हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको पहचानते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका पहचान बता दिया है। आप फिलहाल मैं पुनः बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वाक्य जिनके मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो समझिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप इसको ऐसे भी जान सकते हो कि भूतकाल में अधिकार का अपूर्ण होना बताया जाए या जारी होकर, तो समझिए कि वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। ये पहचान मैंने ऑलरेडी बताया था। अब बता दें कि एक्टिव वॉइस, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एचपी मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, वाज और वर, और उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एंड लगाते हैं। सेम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब वही होता है, वाज और वर। बस इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वर्ब आ जाता है बीइंग, और बीइंग के साथ हम उनका थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। पहचानने के लिए भी हमने आपको बताया कि मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो जाए, रहा था, रहे थे, रहते अगर आ गया यानी तो समझिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक। अब वाज वर्ब लगाने का नियम मैंने अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने वाज वर्ब लगाने का नियम बताया। फिलहाल पुनः बता दे रहा हूं कि यदि आपका सब्जेक्ट आई, he, she, it तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन है ना। यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन करता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, वाज। यानी आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर एक वचन करता है के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। रही बात हुआ तो जो बाकी बचे जैसे बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो ये रही बात वाज और वर लगाने का लिए। ठीक। पहचानते कैसे हैं, पहचानने के लिए बताया, लेकिन आप ऐसे भी जान जाइए। मैं यहां पर पहचान लिख के बता दे रहा हूं कि जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आधा अगर ये शब्द आ गया तो समझिए कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ऐसा भी कह सकते हो कि भूतकाल में कार्य का जारी होना। भूतकाल में कार्य का
अपूर्ण होना या जारी होना। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बाकी हेल्पिंग वर्ब मैंने एक्टिव वॉइस का भी बता दिया और पैसिव वॉइस का भी बता दिया। हेल्पिंग वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ब यानी अतिरिक्त क्रिया भी मैंने आपको बता दी। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आपको सिखाता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनता है और एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि कैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन बनाते हैं और उसको फिर एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। चलिए फार्मूला भी एक्टिव वॉइस का इधर दे दिया है, पैसिव वॉइस का इधर दे दिया है। इसी फार्मूले के अनुसार हम इनको एक्टिव में पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे और उसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलते हैं। पहला वाक्य आपके सामने है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मुख्य क्रिया के अंत में आ रहे थे, है ना। यानी पढ़ाने का काम अभी अपूर्ण है अर्थात जारी। यानी भूतकाल में काम क्या था? अपूर्ण था। पढ़ा रहे थे, यानी पढ़ाने का काम कंप्लीट नहीं, पढ़ा रहे थे, जारी था, पूरा नहीं होता, अपूर्ण था। इससे समझ सकते हैं कि यह वाक्य आपका वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, वाक्य में स्वीकृति प्रकट की गई है। अफर्मेटिव वाला फार्मूला लिखा है। सब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका मैंने बताया कि वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न कर लो, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे अंग्रेजी कौन पढ़ा रहे थे? अध्यापक, यानी सब्जेक्ट अध्यापक, है ना। तो अध्यापक अंग्रेजी द टीचर। द टीचर सिंगुलर नंबर, इसलिए वाज या वर्ब, तो वाज हो जाएगा। वाज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना अंग्रेजी टीच, फर्स्ट फॉर्म। टीच में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, टीचिंग। तो द टीचर वाज टीचिंग ऑब्जेक्ट। किससे पढ़ा रहे थे? यानी किससे से तो पता नहीं चल रहा है, क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी। तो क्या से पता चला? यानी क्या किसे किसके, क्या किसे किसको, तो ट्रांसिटिव वर्ब होगा, यानी पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्या पता चला? क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी। आप लिख सकते हो इंग्लिश। चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश से लिखा जाएगा। हमने कहा था केवल स्थान बदल दिया जाता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं। अगर यहाँ वही नाम लिखा जाएगा तो नाम भी यहाँ वही रहेगा, ठीक। तो इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? वाज लगेगा। वाज के बाद लिखा वाज या वर्ब से बीइंग, फिर हम लिखेंगे बीइंग। बीइंग के बाद लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच। टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड टॉट एंड थर्ड टॉट। तो टीच टॉट टॉट, यहां आपका टॉट हो जाएगा। टॉट के बाद लिखा हुआ है बाय, तो आप यहां क्या कर देंगे? बाय। बाय के बाद लिखा सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या? द टीचर, तो द टीचर को यहां पे बना लीजिए, बन गया। यही वाक्य आपका मान लीजिए निगेटिव अगर हो जाए, मतलब अगर आपका वाक्य ऐसे होता कि अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, है ना। आ जाता है यहां अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो कुछ नहीं करना है बाबू, बस वाज या वर्ब के बाद नहीं है तो नॉट। अगर कभी नहीं आ जाए तो नेवर लगा देना। और यहां भी वाज वर्ब के बाद अगर नहीं है तो नॉट, अगर कभी नहीं है तो नेवर लगा दीजिएगा। यानी अगर यहां आ गया तो यहां वाज है, वाज के बाद नॉट। यहां भी वाज है तो वाज के बाद भी नॉट। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। चलते इंट्रोगेटिव की तरफ। क्या बाबा क्रिया चला रहा था? अब वो क्रिया में रहा था, चलाने का काम अपूर्ण था, इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या आ गया? वाक्य में प्रश्न पूछा गया। कौन वाला? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसका उत्तर हम हाँ नहीं दे सकते। क्या बाबा क्रिया चला रहा था? अगर चला रहा था तो हाँ, अगर नहीं चला रहा था तो ना। इसलिए इसको हम इसके फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे। पहले लिखा है वाज या वर्ब पहले होगा, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाज या वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है? बकरिया कौन चला रहा था? वाह। वाह का मतलब ही, और ही के साथ क्या लगता है? वाज या वर्ब। तो ही के साथ क्या लगता है? एक्टिव वॉइस में वाज। वाज के बाद सब्जेक्ट अभी पता चला ही के बाद लिखा हुआ देखते जाइएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? चराना। चराना की इंग्लिश ग्रेज,
और ग्रेज में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ग्रेजिंग। फिर ऑब्जेक्ट, किसे चला रहा था, बकरिया, है ना, क्या चला रहा था, बकरिया। तो क्या किसे, दोनों से पता चल रहा है, इसलिए यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा द गोड्स। कुछ और नहीं बचा, लिख दिया, वाज ग्रेजिंग द गोड्स, क्या बकरिया चला रहा था। पैसिव वॉइस में चले जाइए, अगर यहाँ वाजवर है तो यहाँ भी वाजवर है, अगर यहाँ वाजवर है तो इसके नीचे वाले भाग में पैसिव में भी वाजवर होगा। लेकिन यहाँ वाजवर सब्जेक्ट के अनुसार था, लेकिन यहाँ वाजवर ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के अनुसार है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गोड्स है, गोड्स बहुवचन होता है, इसलिए बहुवचन के साथ क्या लग जाएगा, वन। एक बकरी नहीं, बहुत सी बकरियां, तो वन। फिर ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, गोड्स, यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट द गोड्स। गोड्स के बाद लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बीइंग, तो आप यहां लिख देंगे बीइंग, बीइंग। बीइंग के बाद लिखा हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रेज, ग्रेज का थर्ड फॉर्म ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। उसके बाद लिखा हुआ बाय, बाय लिखा सब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही का ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, क्या, हिम, है ना। आपको बहुत पहले मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का बता दिया है, इसे मैं फिर लिख दे रहा हूं कि अगर आई है तो मी, बी है तो अस, यू है तो यू, है ना, ही है तो हिम, सी है तो हर, इट है तो इट, दे है तो दे। और अगर नाउन है तो कोई परिवर्तन नहीं। तो भैया ही का हिम हो गया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन वाले प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। लिखा है, हाँ एक चीज और आपको बता दूं कि अगर इसको इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव बनाना हो, क्या हुआ बकरिया नहीं चला रहा था, तो कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव वाले में नेगेटिव बनाते समय बस सब्जेक्ट के बाद में ये तो नॉट, कभी नहीं तो नेवर। इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट वहां लगा देंगे नॉट, बस। जैसे ठीक के बाद यहाँ नॉट, और यहाँ तक गोड्स है, गोड्स के बाद नॉट, है ना। इस तरह से आपको ये हो जाएगा, ठीक है। नॉट नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा होगा, ठीक, तो नॉट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन और बीच वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे वो मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो भैया क्यों, हाँ ना उत्तर नहीं दे सकते। क्यों खेल रहे थे, हाँ, क्यों नहीं खेल रहे थे ना, तो इसका उत्तर हाँ नहीं दे सकते। इसका मतलब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका अनुवाद हम इस फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे, अनुसार बनाएंगे। W जिसमें क्या है, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द क्या है, क्यों। हम उसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई, व्हाई के बाद लिखा हुआ जब करता के अनुसार करता वे की अंग्रेजी दे, है ना। खेल को गए थे, वे के अनुसार बहुवचन है, तो वे के अनुसार वाज या वर हो जाएगा, बहुवचन है वर के बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पता चला दे, तो यहाँ दे लिख देंगे। दे के बाद क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, प्ले। प्ले के बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, यानी पहले ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पहचान कर लिख दिया कीजिए, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। फिर एक और कंप्लीमेंट आ गया मैदान में, है ना। तो इसका प्रश्न जो है, जिसका उत्तर हमें क्या किसको से नहीं मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, कहां खेल रहे थे, मैदान में। तो इससे मतलब इसके साथ वो इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा प्ले, है ना। लेकिन क्रिकेट के साथ ट्रांसिटिव, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना सकते हैं, ना कि मैदान से। मैदान की लिख दीजिए हालांकि इन द फील्ड, ठीक। ये बात आपका। अब इसमें कह रहा है सूत्रानुसार WH इसमें भी, WH इसमें भी, तो W इसमें क्या था, व्हाई था, तो आप यहाँ व्हाई लिख दीजिए। व्हाई के बाद लिखा है वाज या वर, यहाँ भी वाज वर यहाँ था, तो वाज वर इसके नीचे नहीं लगा, लेकिन वाज वर हमने इसमें सब्जेक्ट के अनुसार लगा था, इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, इन द फील्ड है, इन द फील्ड कहां खेल रहे थे, इसका पता कहां से चल रहा है, इसलिए इसके साथ ट्रांसिटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, इसके साथ ट्रांसिटिव होगा, इसलिए इसी को हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं, ना कि फील्ड से, ठीक है। तो इसी के अनुसार लगाएंगे, क्रिकेट एक बचन है, इसके अनुसार साइकिल क्या लगेगा, वाज, और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। फिर क्रिकेट के बाद लिखा हुआ है यहाँ बीइंग, फिर आप यहाँ लिखेंगे
बीइंग। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? खेलना खेलना। यहाँ प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब यहाँ लिखा है भाई, बट यहाँ एक चीज भी बाकी रह गया है। एक ऑब्जेक्ट कहाँ गया जो कंप्लीटमेंट का काम कर रहा है, कहाँ गया? देख लीजिए, इन द फील्ड। तो आप यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद में लगेगा इन द। अब यहाँ बाय लगा सकते हैं। बाय सब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट क्या है? तो दे का ऑब्जेक्ट दे, यहाँ लिख सकते हैं। शायद फिट हो गया, सुंदर गया। Why was cricket being played in the field by them? आप ऐसा भी लिख सकते हो, Why was cricket being played by them in the field? चल सकता है, फिलहाल ऐसा बना सकते हैं, ये सही नियम है। इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना हो तो वही पुराना काम, जैसे वह मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो क्यों नहीं खेल रहे थे, तो वही पुराना नियम। सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं तो नेवर। यहाँ ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर। जैसे दे है तो दे के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा। यहाँ क्रिकेट को बनाया है अपने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो यहाँ ये नॉट हो जाएगा। ठीक। एक वाक्य आ गया है, तुम मुझे उपहार क्यों दे रहे थे? फिर वही काम, क्वेश्चन और बीच वाला है। फार्मूला लगा लीजिए एक्टिव वॉइस के लिए। क्यों आ गया है? तो क्यों के अंग्रेजी व्हाई। व्हाई के बाद लिखा वाज या करता के अनुसार करता, तुम के अनुसार वर, है ना? यू के साथ वर लगता है। ठीक। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू है। आप यहाँ क्या लिख दोगे? यू लिख दोगे। यू के बाद लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना, देना की अंग्रेजी गिव, और गिव में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, गिव यू। फिर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो हैं, मुझे है और एक उपहार है। तो आप क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। इनडायरेक्ट जो प्रोनाउन वाले होते हैं, जैसे मुझे, यानी जिनका पता हम किसे या किसको से पता करें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, और जिनका पता हमें क्या से चले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो इसको पहले लिख दिया जाए, गिविंग मुझे, मुझे की अंग्रेजी बी मी, और बचा क्या? एक उपहार, एक गिफ्ट। तो ये मतलब लगाने का सही श्रृंखलाबद्ध नियम ऑब्जेक्ट का ये है। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और भी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, मान लीजिए एक से अधिक 4 5 उसमें कंप्लीमेंट भी आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं पहले क्या लिखें। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है आने वाले वीडियो में आपको ये पता चल जाए कि अगर एक से अधिक से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में हो, इनडायरेक्ट भी हो, कंप्लीमेंट भी हो, है ना? तो कई शब्द क्रिया के बाद आ जाते हैं, तो पहले क्या लिखें, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में, मतलब समय में आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जान लीजिए, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो उससे पहले टू लगाना पड़ता है। ठीक है। फिलहाल यहाँ में टू लगाने से बेहतर है कि पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखते, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। तो बन गया। अब देखिए यहाँ पर मी और ए गिफ्ट दो ऑब्जेक्ट है, और दोनों से क्रिया ट्रांसटिव हो रही है। किसे दे रहे थे? मुझे। किसको दे रहे थे? मुझे। क्या दे रहे थे? ए गिफ्ट। तो इसमें दोनों से बन सकता है ना? और यहाँ था केवल क्रिकेट से, क्या खेल रहे थे, कहाँ खेलते, इससे बन नहीं सकता था, इसलिए हमें क्लियर हो गया कि क्रिकेट से बना सकते हैं। लेकिन रीजन यहाँ है कि हम इससे बनाए ऑब्जेक्ट की, इससे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए, यानी इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, इससे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए। तो चलिए मैं दोनों तरह से बना सकता हूँ, आप इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। ठीक। चलिए, पैसिव का फॉर्मूला WH है तो WH, क्वेश्चन बढ़ेगी वाज वर। चलिए पहले हम मी से बनाते हैं। मी का करता आई, और आई के साथ वाज। ठीक। वाज में लिखा ऑब्जेक्ट चेंजिंग सब्जेक्ट, किसको माना? मी, मी का आई, आई के बाद लिखा बीइंग, बीइंग प्लस वन का थर्ड फॉर्म क्या है? गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म गिव। एक ऑब्जेक्ट बच गया, क्या? एक गिफ्ट, उसको यहीं पर लिख दीजिए, एक गिफ्ट प्लस बाय, और सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू। तो इस तरह से बन गया। अगर हम चाहें तो मी को, मी के स्थान पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट गिफ्ट को भी बना सकते हैं, उसके लिए भी देख लीजिए आर। बाकी फार्मूला वही, वाई है तो वाई रहेगा। अब वाज या वर गिफ्ट के अनुसार लगेगा, तो गिफ्ट भी सिंगुलर है, इसके साथ भी वाज ही लगेगा। और आई के स्थान पर क्या लिख देते हैं? ए गिफ्ट। ए गिफ्ट, ए गिफ्ट के बाद क्या लिखा है? बीइंग, फिर बीइंग लिख दीजिए, प्लस और का थर्ड फॉर्म गिव का, वही थर्ड फॉर्म गिव है। और जहां आप गिफ्ट लिखे थे इसके पहले, अब गिफ्ट को आपने करता बना लिया है तो बच गया मी, तो आप यहाँ मी लिख लीजिए, है ना? बस केवल मी को गिफ्ट के स्थान पर, गिफ्ट को मी के स्थान पर लिख देना। ठीक। मी प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट यू। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। व्हाई वाज अ गिफ्ट बीइंग गिवन मी बाय यू, यहाँ व्हाई वाज आई बीइंग गिवन अ गिफ्ट बाय यू, बन गया।
अगर यही जो मेरी नेगेटिव बनाना हो, पुराना काम क्यों नहीं, अगर आ गया तो आप कुछ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट यहाँ यू है, यहाँ ऑब्जेक्ट नॉट है और यहाँ एक गिफ्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया गया है, यहाँ नॉट हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपका एडिटिव स्पेसिफिक बनेगा। दोनों कर्म हो रहा है ना, देख लीजिए, जो जिससे जब दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों से क्रिया ट्रांसटिव हो जाती है तो हम दोनों से बना सकते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इस तरह से आपका ये पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समाप्त हुआ। और आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा। यदि आपको कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, अच्छा लगा हो तब भी, और अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमको अपनी परेशानियों को बताएं, ताकि मैं उस पॉइंट में भी आपको वीडियो बना करके आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकूं। तब तक के लिए बस एक रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल ज्ञान आईडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और देखने को मिले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले मुलाकात में, अगले वीडियो में आने वाले टेंस पर जो एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला है उसको लेकर के आएंगे और मजे से पढ़ेंगे, है ना। आने वाले समय में ढेर सारा नंबर प्राप्त करने के लिए, चाहे जिस एग्जाम में ऐसा, चाहे जिस कंपटीशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और टाटा, बाय बाय।